नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नए टॉपिक की। और नया टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले फसल उत्पादन के अंदर तिलहनी फसलों के बारे में, ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा समूह है और तेल जो है वो भोजन के रूप में या सब्जियों के अंदर जो है काम में लिया जाता है। तो इसके संबंध में अपन बात करेंगे कि तिलहनी फसलें क्या होती है और क्या इनकी विशेषताएं होती है और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो सारे देखेंगे। इनसे कौन कौन सी योजनाएं इससे जुड़ी हुई है, कौन कौन सा संस्थान इससे जुड़ा हुआ है, वो सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत अपन करते हैं कि जैसा अपन शब्द यहाँ पे काम में ले रहे हैं, तिलहनी फसलें। क्या शब्द ले रहे हैं? तिलहनी फसलें अर्थात ऑयल सीड क्रॉप्स। तो सबसे पहले तिलहनी फसलें क्या होती है, किस उद्देश्य से उगाई जाती है? तो तिलहनी फसलें वे फसलें होती है जिनसे अपने को प्राप्त होता है क्या? तेल प्राप्त होता है, अर्थात ऑयल। जिससे तेल प्राप्त होता है यानी कि ऑयल जो प्राप्त होता है, उन्हीं फसलों को अपन तिलहनी फसलें कहते हैं। अब इन तिलहनी फसलों को अलग अलग ऋतुओं के अंदर उगाया जाता है। जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूं कि कुछ तिलहनी फसलें ऐसी हैं जिन्हें अपन खरीफ ऋतु के अंदर उगाते हैं, खरीफ सीजन में उगाते हैं। कुछ तिलहनी फसलें ऐसी हैं जिन्हें अपन रबी सीजन के अंदर उगाते हैं। और कुछ तिलहनी फसलें ऐसी है जिसको तीनों ही ऋतुओं के अंदर उगाया जा सकता है। तीनों ऋतुओं के अंदर उगाई जाने वाली, यानी कि खरीफ में भी उगा सकते हो आप, रबी में भी उगा सकते हो एंड जायद में भी उगा सकते हो। पर्टिकुलर जायद की अलग से कोई नहीं है, तीनों सीजन के अंदर उगाने वाली। तो तीन ग्रुप में अपन इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि खरीफ में कौन कौन सी तिलहनी फसल उगाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल भारत में सबसे ज्यादा उगाई जा रही है, दैट इज द सोयाबीन। सोयाबीन जो है आपकी खरीफ की एक तिलहनी फसल, मुख्य फसल बन चुकी है भारत की। उसके बाद सेकंड वन आता है इसमें मूंगफली। कौन सी आती है? मूंगफली, ग्राउंडनट। देन थर्ड वन इसके अंदर आता है आपका तिल अर्थात सीसेम। और फोर्थ वन आता है आपका अरंडी, इट मीन्स कैस्टर। तो ये चार मुख्य तिलहनी फसलें हैं। ये चार मुख्य तिलहनी फसलें हैं जो अपन कौन सी ऋतु के अंदर उगाते हैं? खरीफ ऋतु के अंदर। मुख्य की बात करें और भी होगी, मुख्य यहाँ पे चार हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे भी हैं। उसके बाद अगर रबी की बात करें तो रबी में सबसे पहले आती है आपका दैट इज द मस्टर्ड एवं सरसों, इट मीन्स मस्टर्ड एंड रैपसीड। और काफी महत्वपूर्ण ग्रुप है यहाँ पे। इसमें तोरिया भी आती है, तारामीरा भी इसी के अंदर आती है, इसी ग्रुप के अंदर आती है। उसके बाद सेकंड वन जो इसके अंदर आती है वह आती है आपकी दैट इज द अलसी, इट मीन्स आपका लिनसीड। अलसी जो है वह भी आपकी कैसी है? रबी की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसलों के अंदर गिनी जाती है। उसके बाद अपन इसमें देखेंगे और कौन सी है इसमें। तो थर्ड वन जो इसके अंदर आती है वह आती है आपकी कुसुम। कौन सी आती है? कुसुम, इट मीन्स सेफ फ्लावर। ये भी आपकी रबी की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। उसके बाद जो तीनों ऋतुओं के अंदर खरीफ रबी जायद तीनों के अंदर उगा सकते हैं, वह आपकी एकमात्र फसल है दैट इज द सूरजमुखी। सूरजमुखी, सनफ्लावर। और सूरजमुखी को तीनों ऋतुओं में इसलिए उगा पाते हैं क्योंकि इसमें पुष्पन के समय प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक प्रकार से दिवस निष्प्रभावी फसल है अर्थात डे न्यूट्रल प्लांट है, इसलिए इसको तीनों ऋतुओं के अंदर उगाया जा सकता है। तो ये कुछ तिलहनी फसलों का हाईलाइट्स है जो अपन इस तिलहनी फसलों के अंदर पढ़ेंगे। ये मुख्य तौर पर पढ़ी जाएगी, जिसमें खरीफ में अपन चार तिलहनी फसलों की मुख्य तौर पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ माइनर होगी तो उनकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन चार मुख्य रहेगी अपनी। उसके बाद रबी के अंदर अपनी तीन मुख्य रहेगी। उसके बाद आपकी तीनों ऋतुओं वाली में आपकी सूरजमुखी मुख्य रहेगी। तो कुल मिला के जो आपको यहाँ पर जो फसलें बताई हुई है, यह 8 मुख्य तिलहनी फसलें बताई हुई, जिनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन जो है आगे वाली क्लासों के अंदर करेंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए तिलहनी फसलों के अंदर उनसे क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। तेल की प्राप्ति होती है, उन्हीं को तिलहनी फसलों के अंदर रखा गया है। उसमें से ये आपके सामने तिलहनी फसलें हैं। इसके बाद इसमें और पॉइंट्स देखते हैं कि भाई जो तेल जो होता है उससे कितनी ऊर्जा और कौन से पॉइंट्स जो है इससे संबंधित हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने यहाँ आ रहा है, सबसे पहले वर्गीकरण की एक बार और बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अपन ने ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा वर्गीकरण और है कि किसको जो है खाने के रूप में काम में ले सकते हैं और किसको खाने के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं। उसके आधार पर भी तिलहनी फसलें दो प्रकार की होती है। पहले आती है इडिबल ऑयल सीड क्रॉप अर्थात खाद्य तिलहनी फसलें, खाद्य तिलहनी फसलें अर्थात जिनको खाने के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले आती है रेपसीड एंड मस्टर्ड, यानी कि सरसों एवं मस्टर्ड, जिसको खाने के तेल के रूप में काम में ले सकते हैं। देन आता है आपका सीसेम, तिल आ गया। देन आता है ग्राउंडनट, इट मींस आपका मूंगफली आ गया। इसके अलावा नाइजर, नाइजर का नाम आपने नहीं सुना है, नाइजर भी आपकी कैसी है, एक तिलहनी फसल है, माइनर क्रॉप से, इसलिए अपन ने आगे डिस्कस नहीं किया था। देन सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर यानी कि आठ में सूरजमुखी की बात हो रही है, यह भी आपकी खाद्य है। उसके बाद कुसुम, सेफ्लावर, उसके बाद सोयाबीन, ये सारी की सारी खाद्य तिलहनी फसलें हैं जिनको खाने के रूप में काम में लिया जा सकता है। मनुष्य ले रहा है चाहे पशुओं के लिए ले रहे हैं, लेकिन खाद्य के रूप में जानी जाती है। उसके बाद आता है नॉन इडिबल यानी अखाद्य, जो खाने के रूप में काम में नहीं ले सकते, अखाद्य तिलहनी फसलें अतः जिनको खाने के रूप में काम में नहीं ले सकते मनुष्य या जानवर के लिए, लेकिन जिसका इंडस्ट्रियल प्रयोग होता है यानी औद्योगिक उपयोग इनका होता है, तो उसमें आता है आपका कैस्टर, अरंडी, अरंडी आपकी अखाद्य में आएगी। उसके बाद लिनसीड, अलसी, ये भी आपके अखाद्य में आएगी। और जैसा आप जानते हो अरंडी जो है आपके खरीफ ऋतु की है और अलसी जो है आपके रबी ऋतु की, तो दोनों ऋतु में से एक एक फसल किसके लिए, अखाद्य फसलों के अंदर रखी गई है। तो ये वर्गीकरण भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि कौन सी खाद्य तिलहनी है, कौन सी अखाद्य तिलहनी है। उसके बाद अन्य पॉइंट्स अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है तिलहनी फसलों के बारे में कि द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑयल इज अ मच हायर, यानी कि अगर दूसरे तत्वों से कंपैरिजन किया जाए, किससे कंपैरिजन करें, एक तो प्रोटीन से करें, एक तो प्रोटीन से करें, या फिर अपन कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की तुलना में अगर तेल को देखा जाए, इन तीनों का कंपैरिजन करें कि तीन चीजें हैं अपने पास, तेल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों से किससे कितनी ऊर्जा मिलती है, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें सामने आएगा कि तेल से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो तेल से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तेल से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती। तो तेल से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। अगर देखा जाए तो तेल से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो तेल से 39.80 है ना mg पर kg जो है ऊर्जा यहां पर मिलती है। उसके बाद अगर प्रोटीन से बात करें तो 23.88, और उसके बाद अगर अपन यहां पे बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो 16.76 mg पर kg। तो ये इतनी ऊर्जा जो है तेल से मिलती है, यानी तेल से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है अगर कंपैरिजन अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ किया जाएगा। तो दूसरी अगर यहां पे बात करें कि कंटेन्स द यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कहने का अर्थ तिलहनी फसलें जो होती है इसका अर्थ नहीं केवल तेल ही रखती है, उसके अलावा उनमें और कुछ नहीं होगा। तेल के अलावा तिलहनी फसलों के अंदर और क्या पाया जाता है उसकी अगर अपन बात करें तो तेल के अलावा इनके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है लेकिन मात्रा थोड़ी कम होगी। आवश्यक वसीय अम्ल एवं विटामिन, कुछ विटामिन भी जो होते हैं वो तेल के अंदर या तिलहनी फसलों के अंदर होते हैं, जिसमें आपका विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये प्रमुखतया से जो है तिलहनी फसलों के अंदर पाए जाते हैं। तो तिलहनी फसलें तेल ही नहीं रखती या तेल ही नहीं होता है इनके अंदर, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसी अम्ल भी होता है, और उसके बाद आपके कुछ विटामिन भी जो है तिलहनी फसलों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें तो तिलहनी फसलों से तेल निकाल लेने के बाद उसका जो अवशेष जो बचता है, जिसे अपन केक या मिल के नाम से जानते हैं, खली के नाम से जानते हैं, तो ऑयल केक्स और ऑयल मिल्स, यानी तिलहनी फसलों की जो खली जो होती है या जिसे अपन इंग्लिश में केक शब्द बोल रहे हैं, वो जो होती है रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन से परिपूर्ण होती है, प्रोटीन युक्त होती है, और प्रोटीन उसमें कितना पाया जाता है, औसतन 40 से 60% तक प्रोटीन जो है तेल निकालने के बाद जो खली या केक बचता है उसमें 40 से 60% प्रोटीन होती है। और आपको पता है वो जो खली होती है वो भी काम में आती है,
मानव भोज्य पदार्थों के रूप में भी काम में लेते हैं एवं पशुओं के आहार में भी उसको काम में लिया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि तिलहनी फसलों से दानों से तेल अलग करने के बाद उसकी जो खली जो बचती है वह प्रोटीन युक्त होती है, और उसका जो है अपन बात करें तो मानव आहार में भी काम में आती है, एज वेल एज कुछ सारी की सारी काम में नहीं आती, कुछ काम में आती है, और कुछ जो है पशु आहार के अंदर भी काम में आती है। और इवन आपको पता हो तो इसकी खलियों का प्रयोग जो है अपन एक जगह और करते हैं, और वो कहां करते हैं, खाद के रूप में, एज अ मैन्योर के रूप में करते हैं। जैसे अपन खाद और उर्वरक पढ़ते हैं तो वहां पर सुनते हैं कि खाद के रूप में भी खलियों का प्रयोग किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें, ऑयल क्वालिटी फॉर द फूड पर्पस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यानी तेल की गुणवत्ता, देखिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो तेल की जो गुणवत्ता होती है, तेल की जो गुणवत्ता होती है वह निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, वसीय अम्लों पर। किस पर निर्भर करती है, वसीय अम्लों पर निर्भर करती है, यानी कि फैटी एसिड्स पर निर्भर करती है। यानी कोई भी तेल है तो उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर करेगी, वसीय अम्लों पर निर्भर करेगी। और ये जो वसीय अम्ल जो होते हैं यह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है संतृप्त वसीय अम्ल। कौन से होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल। और दूसरे होते हैं असंतृप्त। कौन से होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल। तो वसीय अम्ल तेलों की गुणवत्ता जो होती है वह वसीय अम्लों पर निर्भर करती है, और वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल को अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और असंतृप्त को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है वो भी अपने को समझना है। तो संतृप्त का अर्थ ये होता है कि इसमें जो कार्बन के जो अणु होते हैं, कार्बन का जो अणु होता है वह अधिक से अधिक हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, अधिक से अधिक उच्चतम हाइड्रोजन से, यानी कि जितनी हाइड्रोजन उससे जुड़ सकती है उतनी हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है ना। तो जैसे ये कार्बन का अणु है तो यह अपने चारों ओर यानी कि 4 हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ सकता है, उच्चतम सीमा इसकी है। तो यानी हाइड्रोजन से पूर्ण रूप से संतृप्त रहता है। तो संतृप्त वसीय अम्ल का तात्पर्य यह होता है कि कार्बन एटम का हाइड्रोजन के मैक्सिमम नंबर से, उसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल से जुड़ा रहना ही क्या कहलाता है, संतृप्त या सैचुरेटेड कहलाएगा। अब यहां पे अगर जिस केस में अपन कह रहे हैं भाई कार्बन से हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम नंबर्स में जुड़ा रहेगा, तो मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, उसकी चारों दिशा में यानी 4 अणुओं से जुड़ा रह सकता है। तो यहां पे सदैव कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। देखिए यहां अगर मैक्सिमम नंबर से जुड़ा रहता है तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से मैक्सिमम नंबर्स में जुड़ा रहता है, तो उस केस में यहां पे पाया जाता है सिंगल बॉन्ड। हमेशा कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध इनके अंदर पाया जाता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए। तो संतृप्त वसीय अम्ल वे वसीय अम्ल होते हैं जिसमें कार्बन अणु जो होता है वह अधिकतम हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ा रहता है और उस वजह से उसमें एकल बंध पाया जाता है। जबकि दूसरी ओर बात करें असंतृप्त वसीय अम्ल, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कार्बन अणु जो होता है वह अधिकतम हाइड्रोजन अणुओं से नहीं जुड़ा रहता है, यानी असंतृप्त होता है, यानी कम हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ा रहता है, कम हाइड्रोजन अणु से जो है जुड़ा रहता है, यानी अटैचमेंट जो होता है लेस हाइड्रोजन नंबर से होता है। यानी यहां पे अगर अपन 4 बता रहे तो यहां हो सकता है 3 हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ा हो, 2 हाइड्रोजन अणुओं से जुड़ा हो, या 1 हाइड्रोजन अणु से जो है कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो इस केस में जो बॉन्ड जो होता है यानी बंध जो होता है उसमें कम से कम एक बंध जो होगा वह आपका डबल बॉन्ड अवश्य होता है। किस केस में, असंतृप्त वसीय अम्लों में। तो असंतृप्त वसीय अम्लों में एकल बंध तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है कार्बन जो होंगे वो सारे के सारे ऐसे नहीं होंगे कि वो आपके हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हुए या मैक्सिमम से नहीं जुड़े हुए, लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है कि कम से कम एक द्विबंध देखने को मिलेगा, अर्थात डबल बॉन्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और डबल बॉन्ड का तात्पर्य यहां पे क्या हुआ, यानी कार्बन और कार्बन दोनों के मध्य में डबल बॉन्ड।
तो ये इस कंडीशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि तेल की जो गुणवत्ता होती है वो निर्भर करती है वसीय अम्लों पर। किस पर निर्भर करती है? वसीय अम्लों पर। और वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। इनका मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ इसमें और भी डिफरेंस होता है, वो भी अपन अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या डिफरेंस यहां पे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त वसीय अम्ल और उसके बाद असंतृप्त वसीय अम्ल को, दोनों को डिफरेंशिएट अपन यहां पे करने का काम करते हैं। तो यहां पे देखते हैं अपन सबसे पहले संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा बात करते हैं यहां पर असंतृप्त वसीय अम्ल। अब इन दोनों में जो वर्गीकरण जो अपन कर रहे हैं वह किस आधार पर कर रहे हैं, उसका बेसिस क्या रहने वाला है, तो वो देखिए। तो सबसे पहले जो अपन यहां पे बात करेंगे, वो बात करेंगे कंपोजिशन पर, अर्थात संगठन पर बात करेंगे। तो संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, मेक अप द फैट पार्ट ऑफ द लिपिड। आपने एक फैट शब्द सुना होगा, फैट यानी जिसे हिंदी में अपन वसा शब्द बोलते हैं। तो जो यह एक प्रकार से कहें लिपिड का ही प्रकार होता है, संतृप्त वसीय अम्ल लिपिड का ही एक प्रकार है, और वो कौन है? फैट, वसा। तो यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल लिपिड यानी कि लिपिड का पार्ट वसा होती है, यानी फैट होती है। जबकि अगर अपन असंतृप्त की बात करें तो इट इज अ मेक ऑफ द ऑयल पार्ट ऑफ द लिपिड। तो लिपिड का एक दूसरा भाग और होता है ऑयल, अर्थात जिसे अपन तेल बोलते हैं। तो यह तेलीय भाग होता है, यह लिपिड का तेलीय भाग होता है, तेल वाला भाग होता है। तो बेसिकली लिपिड जो होती है, जब अपन लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपका फैट वाला पार्ट और एक होता है ऑयल वाला पार्ट। तो जो फैट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर कौन से वसीय अम्ल होते हैं? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो ऑयली जो पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर की बात करें, सोर्सेस, स्रोत कौन कौन से हैं इसके? स्रोत की बात करें तो बेसिकली टाइपिकली फाउंड इन द एनिमल फैट्स, अर्थात जंतु वसा, जंतुओं के अंदर पाई जाती है। कौन? संतृप्त वसीय अम्ल। सच एज होल मिल्क, यानी दूध के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी? यह दूध में आपको मिलेगी। नंबर फर्स्ट दूध के अंदर मिलेगी, दूसरा बटर के अंदर मिलेगी आपको, मक्खन के अंदर, इसके अलावा मीट, मांस के अंदर। तो जंतुओं की जो वसा होती है या जंतुओं से जो उसके अंदर जो वसीय अम्ल होता है वह कौन सा होता है? संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते, वहां से प्राप्त होती है। लेकिन जब बात करें असंतृप्त की तो यह अपने को मिलती है पौधों से। कहां से मिलती है? पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है। और पौधों में बात करें जैसे ओलिव का ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या सीधी सी बात में एक ही पॉइंट में यहां पे कह दो आपको तो अपन कह देंगे ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स क्या बोल देंगे अपन? ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें। तो तिलहनी फसलों के अंदर जो तेल जो होता है उसके अंदर कौन से वसीय अम्ल होते हैं? तो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वहां पे आप संतृप्त मत कर देना, क्योंकि संतृप्त तो किसमें होते हैं? संतृप्त होते हैं मैक्सिमम पाए जाते हैं किसमें? जो जंतुओं की जो वसा होती है, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद बात करें भंडारण की, बात करें कि ये कहां पर भंडारित रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि संतृप्त वसीय अम्ल कहां भंडारित रहते हैं? अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे की सतह पर। जंतुओं में त्वचा के नीचे होता है। इन द लीवर इन द मैमल्स, यानी कि मैमल्स के अंदर यह लीवर के अंदर जो है यह पाए जाते हैं, यानी त्वचा में, त्वचा के नीचे और लीवर के अंदर जो है ये वसीय अम्ल पाए जाते हैं। जबकि अगर इसमें बात करें असंतृप्त की बात करें तो ये कहां स्टोर्ड रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द फैट ग्रेन्यूल्स, यानी कि वसा के कणों के रूप में, यह बीजों में, वसा कणों के रूप में बीज के अंदर एवं फल के अंदर। जो पौधे से जो बीज प्राप्त होता है या फल प्राप्त होता है उसके अंदर जो होता है वह कुछ दाने नुमा या ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है पाया जाता है, भंडारित रहता है। उसके बाद स्टेट, यानी कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है? स्टेट यानी किस रूप में यह मिलता है, कैसा रूप इसका होता है। और यह अगर बात करें अपन स्टेट की बात करें यहां पर कि भाई किस रूप में मिलता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर।
अगर नॉर्मल कमरे के तापक्रम पर देखा जाए तो संतृप्त वसीय अम्ल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, अर्थात ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। जबकि आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे होते हैं? यह तरल होते हैं। कैसे होते हैं? तरल होते हैं। यह भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यह आपके संतृप्त वसीय अम्ल का क्या होगा? उच्च होता है, जबकि आपके असंतृप्त वसीय अम्ल का क्या होता है? निम्न होता है। यह भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें सेल्फ लाइफ, यानी भंडारण क्षमता कितनी होती, कितने लंबे समय तक इनको रख सकते हैं। तो भंडारण क्षमता की बात करें तो जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं इनकी भंडारण क्षमता उच्च होती है, अधिक लंबे समय तक रखा जा सकता है इनको। जबकि जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं इनकी भंडारण क्षमता जो होती है निम्न होती है, ज्यादा लंबे समय तक भंडारित नहीं कर सकते। उसके बाद सोल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता, विटामिनों के अंदर इनकी घुलनशीलता अगर देखी जाए तो जो आपके संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं वह सभी विटामिन के अंदर घुलनशील होते हैं। विटामिन में घुलनशील, विटामिन में घुलनशील होते हैं, जबकि आपके असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? विटामिन के अंदर अघुलनशील, अघुलनशील होते, घुलनशील नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण कौन है और असंतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण कौन है, यही एग्जाम में प्रश्न आता है। तो संतृप्त वसीय अम्लों के उदाहरणों की अगर यहां पे बात करें तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको दे रखे। संतृप्त में कौन कौन सा आता है? पाल्मिटिक एसिड आपका संतृप्त वसीय अम्ल। कई बार सीधा सा पूछ लेते कि पाल्मिटिक एसिड है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, क्या है? तो ये ऐसे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं। तो पाल्मिटिक एसिड एक प्रकार का सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। इसके अलावा आपका स्टीरिक एसिड हो गया, लायूरिक एसिड हो गया, उसके बाद अर्चिडिक एसिड हो गया एंड माइरिस्टिक एसिड हो गया। तो ये आपके सारे संतृप्त वसीय अम्लों के अंदर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें असंतृप्त वसीय अम्लों की बात करें जो साधारणतया तेल के अंदर पाए जाते हैं। देखो इसको याद रखना है आपको, ये सारे संतृप्त किसमें पाए जाते हैं? जो पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया। सबसे अच्छा उदाहरण अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं? घी का भी उदाहरण ले सकते हो। तो घी के अंदर भी कौन से वसीय अम्ल होते हैं? तो वो संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा मात्रा में वही होते हैं। तो उसके अंदर ये वाले वसीय अम्ल हो सकते हैं। जबकि अगर अपन तेल की बात करें, तिलहनी फसलों के तेल के अंदर कौन कौन से वसीय अम्ल होते हैं? तो वो असंतृप्त होते हैं। और असंतृप्त में कौन कौन होता है? ओलिक अम्ल हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है, लिनोलिक एसिड। ये तो काफी महत्वपूर्ण जो है वसीय अम्ल माना गया है। अभी इसके अपन बात भी करेंगे क्योंकि तिलहनी फसलों में इसकी बड़ी महत्वता होती है। उसके बाद लिनोलेनिक एसिड, ये भी इसके अंदर होता है। पालमिथोलिक एसिड एंड अर्चिडियोनिक एसिड, ये भी कैसा होता है? आपका असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। एक और अम्ल यहां पे होता है जो भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए, और वो होता है आपका दैट इज द इरूसिक एसिड, इरूसिक अम्ल, इरूसिक अम्ल। और मैं इसकी बात करूं तो इरूसिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड एवं सरसों के अंदर, सरसों के अंदर यह पाया जाता है। इरूसिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सरसों के अंदर पाया जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इरूसिक अम्ल किस प्रकार का वसीय अम्ल है? तो यह भी आपका असंतृप्त वसीय अम्ल है, क्योंकि तेलों के अंदर जो भी वसीय अम्ल पाए जाते हैं मैक्सिमम मात्रा में कौन से होते हैं? असंतृप्त होते हैं। और थोड़ी बहुत मात्रा में क्या हो सकते हैं? संतृप्त भी हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन से होंगे? असंतृप्त होते हैं। तो ये डिफरेंस से आपको पता चल गया होगा कि संतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बता दिया कि संतृप्त का अर्थ है कि कार्बन अणु से उच्चतम संख्या में क्या जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन अगर जुड़े रहते तो उसे संतृप्त वसीय अम्ल कहेंगे, उसमें सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं। जबकि असंतृप्त के अंदर क्या होगा कि कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन अणु जो है उनकी कमी पाई जाती है। कम से कम एक बार जो है डबल बॉन्ड वहां पे अवश्य मिलेगा। और अगर मैं इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल को भी अगर देखूं, असंतृप्त वसीय अम्ल को भी मैं यहां पे देखूं, असंतृप्त वसीय अम्ल को भी मैं यहां पे बात करूं, तो जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की भी बात करूं, तो ये भी जो होता है वापस दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अर्थात एकल असंतृप्त वसीय अम्ल, और यह होगा बहु असंतृप्त वसीय अम्ल। अब देखिए एकल यानी कि कार्बन अणु से जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वह अपने उच्चतम सीमा यानी 4 हो सकती है, लेकिन वहां पर 4 से नहीं केवल 3 से ही जुड़ा हो हाइड्रोजन अणु से। यानी जैसे सपोज करो कि यहां पे आपका कार्बन अणु है, ये कार्बन अणु है,
ये चारों तरफ से हाइड्रोजन अणुओं से नहीं जुड़ा हो सकता है, ये आपके कहीं 3 जगह से ही जुड़ा होगा, कहीं एक जगह से नहीं जुड़ा रहता है। यानी एक हाइड्रोजन अणु की कमी अगर होती है, एक मॉलिक्यूल लेस नंबर से जुड़ा रहता है, कम जुड़ा रहता है, तो वह मोनो होगा। लेकिन अगर कहीं केसेस में एक से अधिक हाइड्रोजन अणु की कमी अगर कार्बन के साथ होती है, तो उसे अपन बहु असंतृप्तवशीय अम्ल कहते हैं। तो यह भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ आपको यह डिफरेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। वैसे अपन जो सामान्य बात यहां पे कर रहे हैं तिलहनी फसलों की, तो सारे पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूं, जैसे सोर्सेस वाला पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, इसको आप 5 स्टार लगा के रख दे। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें कि भाई इनकी सेल्फ लाइफ की बात करें, तो इसको भी 5 स्टार लगा दे। कौन कौन से अम्ल इसमें, वसीय अम्लों के प्रकार कौन कौन से किसमें आते हैं, ये भी 5 स्टार लगा दे। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है। इससे पहली वाली स्लाइडों के अंदर भी अपन बात करें तो कौन सी तिलहनी है, कौन सी दलहनी है, कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी आप जो है 5 स्टार लगा लीजिए। उसके बाद कौन सी जो है आपकी खाद्य और अखाद्य है, इसको भी जो है आप 5 स्टार लगा दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये आपका ये कुछ अन्य जो पॉइंट्स है, इसमें अगर ये खलियों वाली बात करें तो जो पशु आहार में, मनुष्य आहार में, इसके साथ साथ खाद्य के रूप में क्योंकि प्रोटीन होती है उसमें, ये पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो होता है तेल में सर्वाधिक ऊर्जा इससे प्राप्त होती है, ये भी 2 स्टार लगा दीजिए। उसके बाद जो अपन ने यहाँ पे बात की कि वसीय और अवसीय, ये वाले जो आपके अंतर हैं, इसको आप 2 स्टार लगा दीजिए। मतलब ये आपको कितने कार्बन और हाइड्रोजन की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जो अपन ने बात की इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट तो स्पेशली ध्यान रखने कि संतृप्त वसीय अम्ल का स्रोत कौन सा है, असंतृप्त का स्रोत कौन सा है, संतृप्त के उदाहरण कौन से, असंतृप्त के उदाहरण कौन से, उन पे तो आप 5 स्टार लगा दीजिए। उसके बाद अपन इसमें आगे और इनके बारे में बात करें तो संतृप्त वसीय अम्लों की बात करते हैं और भी इसके बारे में पॉइंट देखें। तो संतृप्त वसीय अम्ल और इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है जो अपने को ध्यान रखनी है, तो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, रक्त कोलेस्ट्रॉल से इनका सीधा संबंध होता है, एंड द कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, यानी हृदय रोगों से भी इसका संबंध सीधा होता है। तो यानी कि जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इनका रक्त कोलेस्ट्रॉल एवं हृदय रोगों से सीधा संबंध जो है संतृप्त वसीय अम्लों का होता है। इट इंक्रीज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज अ हार्मफुल। देखो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो संतृप्त वसीय अम्ल है वह किसमें वृद्धि करते हैं, वह करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कम घनत्व वाली लिपोप्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। और कम घनत्व वाली अगर लिपोप्रोटीन बढ़ती है तो वह स्वास्थ्य के लिए घातक मानी गई है। तो इट मींस कि संतृप्त वसीय अम्ल कम घनत्व वाली लिपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जिसकी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी 5 स्टार लायक है कि जो संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों को अगर मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाए, पशुओं के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाए, तो ये जो क्या करते हैं संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं वह बेसिकली क्या करते हैं, इनके ज्यादा कंजप्शन की वजह से वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने गए। यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये ज्यादा शरीर में अगर जाते हैं या ज्यादा इनका अगर होता है कंसंट्रेशन, तो वो हृदय रोग संबंधी बीमारियां वहां पे उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक माना गया है। दूसरी तरफ अपन बात करें असंतृप्त वसीय अम्लों की, तो असंतृप्त वसीय अम्ल क्या करेंगे, असंतृप्त वसीय अम्ल, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 मुख्य होते हैं। लिनोलिक, कौन सा होता है, लिनोलिक, और दूसरा होता है लिनोलेनिक। देखिए ये 2 महत्वपूर्ण एक प्रकार के अपन कह सकते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल है, जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। दोनों कैसे होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी बहु असंतृप्त, और इसको शॉर्ट में कहते हैं फूफा नहीं कहते, पूफा कहते हैं। तो बहु असंतृप्त वसीय अम्ल में 2 महत्वपूर्ण आते हैं आपके, लिनोलिक और लिनोलेनिक। ये क्या होते हैं, आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये आवश्यक वसीय अम्ल है। कैसे होते हैं, आवश्यक
आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्लों में लिनोलिक और लिनोलेनिक जो होते हैं वह बहु असंतृप्त वसीय अम्ल है जो आवश्यक वसीय अम्लों की श्रेणी के अंदर आते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई फ्रॉम द आउटसाइड। यानी मनुष्य के शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है, मनुष्य शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता है। यानी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के भोजन के लिए असंतृप्त वसीय अम्लों में लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल जो होते हैं उसके शरीर में नहीं बनते हैं और उसको कहीं बाहर अन्य स्रोतों से इनकी पूर्ति करनी पड़ती है। एंड इफ दे आर एब्सेंट इट लीड्स टू द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर मनुष्य के शरीर के अंदर ये असंतृप्त वसीय अम्ल उससे नहीं मिलेंगे बाहर के स्रोतों से, तो उसके शरीर में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जानते हो कि आपने को पता है कि असंतृप्त वसीय अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है, तेल है। तो इसीलिए जो है अपन ऑयल्स को कंज्यूम करते हैं, सब्जियों के अंदर डालते हैं, तो उसका एक लिमिट के अंदर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये असंतृप्त वसीय अम्ल मिल पाए, और अगर ये नहीं मिल पाते तो जो है कारिकी विकार जो है मनुष्य के शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। दे इंक्रीज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखिए ये किसको बढ़ा रहा था? असंतृप्त वसीय अम्ल जो होता है कम घनत्व वाली लिपोप्रोटीन को बढ़ाता था, लेकिन ये क्या कर रहा है? यह उच्च घनत्व वाली लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य के हिसाब से कैसी है? लाभकारी है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कौन से वसीय अम्ल जो होते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से लाभकारी होते हैं, कौन से हानिकारक होते हैं। तो देखो लाभकारी और हानिकारक का सीधा सा अर्थ नहीं है कि थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो भी लाभकारी हो जाएगा या हानिकारक हो जाएगा। यानी कि हानिकारक की पर्टिकुलर बात करें तो यानी कि एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर कंज्यूम करते हो तो ज्यादा हानिकारक होंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो सब आवश्यक होते ही होते। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, अगर ज्यादा कंजम्पशन इनका किया जाता है या ज्यादा शरीर में जाते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जबकि आपके असंतृप्त जो होते हैं वह आपके हानिकारक नहीं होंगे, वे लाभकारी ही होते। और इसमें दो प्रकार के जो वसीय अम्ल है ये अपने शरीर में नहीं बनते, लिनोलिक और लिनोलेनिक। इनकी प्राप्ति अपने को तेलों से ही होती, जो अपने को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं और आगे बात करूं उससे पहले आपको यहाँ पे जो असंतृप्त वसीय अम्ल है, जो एक मुख्य जो है तिलहनी फसलों के अंदर पाया जाता है, असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। और इसमें भी अपन बात करें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, पूफा की बात कर रहे हैं, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका दैट इज द लिनोलिक एसिड, लिनोलिक अम्ल। देखिए लिनोलिक लिखा है, मैंने यहां पर लिनोलेनिक नहीं लिखा है, लिनोलिक लिखा है, तो आपको लिनोलिक ही ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि इसकी मात्रा एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो लिनोलिक अम्ल जो है तिलहनी फसलों में सर्वाधिक किसमें होता है? सर्वाधिक मैक्सिमम किसमें होता है? तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पाया जाता है यह कुसुम के तेल में। किसमें पाया जाता है? कुसुम के तेल में। सेफ्लोवर के अंदर जो है लिनोलिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में होता है, और वह कितना होता है यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यह होता है इसके तेल में 78%, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें, इससे कम अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर जो इसमें आता है वह आता है आपका सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल यानी कि सनफ्लावर, और सनफ्लावर के अंदर यह कितना होता है? तो यह होता है 64%। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन यहां पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है अपना सोयाबीन, और सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन के तेल के अंदर कितना जो है लिनोलिक अम्ल का परसेंटेज होता है? तो वो होता है अराउंड 56 to 60%। और उसके बाद अगर अपन बात करें फोर्थ वन दैट इज द तिल के तेल की बात करें तो तिल के तेल के अंदर, सीसेम के अंदर कितना परसेंटेज जो है वो आपका लिनोलिक अम्ल होता है? तो वो अराउंड 40 to 45%। ये आपको ध्यान रखने। इसमें से शुरू के ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लाए के, कई बार एग्जाम में पूछते। और दोनों को तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आपके पूफा के अंदर आते हैं मुख्यतः। किसके अंदर आते हैं? पूफा का ज्यादातर परसेंट इन दोनों में, क्योंकि मैक्सिमम देखो ना आप 50 से ऊपर परसेंट ज्यादातर तो ये आपके इसमें जा रहा है, कुसुम और सूरजमुखी के अंदर।
तो आपको पूछा जाए कि जो असंतृप्त वसीय अम्ल में जो लिनोलिक जो अम्ल होता है उसकी मात्रा सर्वाधिक किसके तेल में होती है, तो वह कुसुम के तेल में होती है, उसके बाद सूरजमुखी के तेल में होगी, उसके बाद आपके सोयाबीन के तेल में होगी। तो ये कुछ परसेंटेज जो है आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की यहां पे बात करें तो सबसे पहले आता है ग्राउंडनट, कोकोनट एंड सीसेम। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मूंगफली, नारियल भी एक तेल का स्रोत है, इसके अलावा आपका तिल एवं कुसुम आपका सूरजमुखी। तो मूंगफली, नारियल, तिल और सूरजमुखी का जो तेल होता है हैव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी मध्यम मात्रा में इसमें क्या होता है, संतृप्त वसीय अम्ल। इसका अर्थ नहीं भैया सारे के सारे असंतृप्त होते, मैंने कहा थोड़ी मात्रा में संतृप्त भी हो सकते हैं तेलों के अंदर। तो इन सभी के अंदर जो होता है मध्यम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल भी पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन वन एसेंशियल फैटी एसिड, लेकिन इनमें एक जो होता है वह आपका आवश्यक वसीय अम्ल जो है वह अनुपस्थित होता है। और आवश्यक वसीय अम्ल जो आपका एक प्रकार से अपन कहें कि जो आपके असंतृप्त के अंदर आता है वह आपका अनुपस्थित होता है लिनोलेनिक अम्ल। लेकिन इनमें एक आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि लिनोलेनिक अम्ल की कमी कह सकते हैं, कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो देखो लिनोलिक अलग है, लिनोलेनिक अलग है। तो लिनोलेनिक की कमी पाई जाती है किस किस के तेल में पाई जाती है, मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, तिल हो गया और कुछ सूरजमुखी हो गया, इनके तेल में लिनोलेनिक अम्ल की वसीय अम्ल की कमी पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं सोयाबीन, सेफ्लोवर एंड मस्टर्ड ऑयल, अर्थात सोयाबीन, कुसुम एवं सरसों के तेल की क्या विशेषता होती है, हैव द बोथ द एसेंशियल फैटी एसिड्स, दोनों ही जो होते हैं आवश्यक वसीय अम्ल इसके तेल में होते हैं, लिनोलिक और लिनोलेनिक। और लिनोलिक और लिनोलेनिक कैसे, असंतृप्त की श्रेणी में, और असंतृप्त में अपन ने क्या कहा, ये दोनों आवश्यक है। तो इनके तेल में सोयाबीन हो गया, कुसुम का हो गया, सरसों का हो गया, इनके तेल में दोनों ही आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, दोनों आवश्यक वसीय अम्ल उपस्थित। और दोनों कौन कौन से हैं, लिनोलिक और दूसरा है लिनोलेनिक। और जबकि अपन ने ऊपर में क्या देखा, यहां पे जो मूंगफली की बात की, नारियल, तिल और सूरजमुखी भी, यहां पर लिनोलेनिक अनुपस्थित होता है या नहीं होता है, लेकिन लिनोलिक तो हो गई होगा, है ना। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ द इरूसिक एसिड। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सरसों के तेल में उच्च मात्रा में क्या होता है, इरूसिक अम्ल होता है। क्या होता है, इरूसिक अम्ल जो है सरसों के तेल में उच्च मात्रा में होता है। एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, यानी पोषण विरोधी माना गया। अच्छी बात नहीं है कि सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल ज्यादा होता है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, नहीं होता है। तो यह पोषण विरोधी होता है, ध्यान रखना है। इरूसिक अम्ल सरसों के तेल में अधिक होता है जो पोषण विरोधी एवं हृदय रोग जो है उत्पन्न करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सरसों कोरोनरी डिजीजेज यानी हृदय संबंधी रोगों को उत्पन्न करने का कारक माना गया है। ये पॉइंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लाएंगे, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाला पॉइंट भी आप पढ़ लेना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सरसों के तेल में जो आपका असंतृप्त वसीय अम्ल जो इरूसिक अम्ल जो होता है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है, पोषण विरोधी माना गया है। हृदय संबंधी रोग भी जो है इससे उत्पन्न होते हैं, यह आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो आता है बिंदु, कीपिंग क्वालिटी ऑफ द ऑयल्स, यानी कि भंडारण क्षमता कैसी होती है तेलों की, भंडारण क्षमता या गुणवत्ता किसकी, तेलों की। तो तेलों को लंबे समय तक भंडारित रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, वो गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है द रेशियो ऑफ द ओलिक टू लिनोलिक एसिड affects the storage ability of the edible oil, hence affect the nutritional quality। अर्थात भंडारण क्षमता निर्भर करती है, भंडारण क्षमता
निर्भर करती है तेलों में, किस पर निर्भर करती है? ओलिक और लिनोलिक, ओलिक और लिनोलिक वसीय अम्ल के अनुपात पर। ओलिक और लिनोलिक अम्ल का अनुपात कितना है उस पर निर्भर करेगा कि वह तेल कितने समय तक भंडारित रखा जा सकता है और उस तेल की क्या पोषण जो है, एक प्रकार से गुणवत्ता उसकी है, पोषक गुणवत्ता कैसी है। इट शुड बी ग्रेटर देन 1.6, इसका मान 1.6 से ज्यादा अगर है, ज्यादा है तो लंबे समय तक भंडारित रख सकते हैं, लंबे समय तक भंडारित रखा जा सकता है। अगर ओलिक और लिनोलिक अम्ल के अनुपात जो है वह 1.6 से ज्यादा है तो कोई भी तेल लंबे समय तक भंडारित रखा जा सकता है, अगर 1.6 से कम है तो लंबे समय तक भंडारित नहीं रख सकते हैं। तो ये ओलिक और लिनोलिक अम्ल के जो है अनुपात पर निर्भर करता है। उसके बाद यहां पे बात करें, सनफ्लावर एंड सेफ्लावर ऑयल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी सूरजमुखी और कुसुम के तेल को लंबे समय तक भंडारित नहीं रख सकते। ध्यान रखना है आपको, सूरजमुखी एवं कुसुम के तेल को लंबे समय तक भंडारित नहीं रखा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कुसुम और सूरजमुखी के तेल को तो आप लंबे समय तक भंडारित रख ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, उसका ओलिक और लिनोलिक वसीय अम्ल का जो अनुपात होगा वो 1.6 से कम होगा। क्यों होगा कम? अरे भाई आपको पता है कि सूरजमुखी और कुसुम में तो केवल लिनोलिक अम्ल ही ज्यादा होता है। कितना होता है? कुसुम में तो 78% होता है और सूरजमुखी में 64 होता है, तो फिर ओलिक तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो अनुपात निकालोगे तो वो आपका 1.6 से कम जाएगा, तो इसलिए लंबे समय तक भंडारित नहीं रख पाएंगे। सोयाबीन ऑयल्स loses its original flavor after once deep freezing। डीप फ्रीजिंग अगर की जाए तो सोयाबीन का तेल अपनी गुणवत्ता खो देता है। सोयाबीन तेल की गुणवत्ता नष्ट होती है जब उसको डीप फ्राइंग किया जाए, बहुत ज्यादा फ्राई किया जाए तो उस केस में क्या होगा, उसकी गुणवत्ता जो होगी वह खत्म हो जाएगी। ज्यादा अगर पकाया जाता है, ज्यादा पकाने पर उसकी गुणवत्ता जो होती है सोयाबीन के तेल की समाप्त हो जाती है। उसके बाद अपन इसमें आगे देखते हैं, तो ग्राउंडनट ऑयल हैज अ वेरी गुड स्टेबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टोकोफेरोल। मूंगफली के तेल की स्थिरता बहुत ज्यादा मानी गई है। क्यों? क्योंकि उसके तेल में होता है टोकोफेरोल, और टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई, एंड can be stored at a room temperature even up to the 18 months without any quality deterioration। यानी मूंगफली का तेल 18 महीने तक बिना गुणवत्ता खराब हुए इसकी भंडारित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मूंगफली के तेल में टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई की मात्रा होती है। तो मूंगफली के तेल को, मूंगफली के तेल में अच्छी स्थिरता होती है क्योंकि इसमें विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल उपस्थित होता है, जिससे 18 माह तक सुरक्षित भंडारित कर सकते हैं। यानी इसकी गुणवत्ता नष्ट हुए बिना 18 महीने तक मूंगफली के तेल को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टोकोफेरोल या विटामिन ई पाया जाता है। देन द सीसम ऑयल हाईली स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेसीमोल। सेसीमोल एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तिल के तेल को भी लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कौन सा? सेसीमोल नाम का पदार्थ पाया जाता है। इस वजह से इसको लंबे समय तक जो होता है इसकी भी गुणवत्ता खराब नहीं होती। तिल का तेल भी लंबे समय तक भंडारित
कर सकते हैं, क्योंकि इसके तेल में प्रति ऑक्सीकारक सीसेमोल पाया जाता है। तो सीसेमोल की प्रेजेंस की वजह से देखो, मूंगफली का तेल क्यों लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन ई या टोकोफेरोल होता है। तिल के तेल को लंबे समय तक भंडारित क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है सीसेमोल, इस वजह से लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। देन द मस्टर्ड ऑयल इज आल्सो रिच इन विटामिन ई। सरसों के तेल में भी विटामिन ई ज्यादा होता है एंड हैज गुड स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापक्रम पर भी इसकी गुणवत्ता नष्ट नहीं होती है, तो इसको भी लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। तो सरसों के तेल में भी विटामिन ई पाया जाता है एवं अधिक तापक्रम पर भी गुणवत्ता कम नहीं होती या गुणवत्ता स्थिर रहती है, तो इसलिए सरसों के तेल को भी लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। तो तेलों की कीपिंग क्वालिटी के बारे में देखें तो सबसे जल्दी खराब कौन सा तेल होगा? कुसुम और सूरजमुखी का तेल सबसे ज्यादा खराब जल्दी हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना। इन सारी पॉइंट से डिस्कशन अपना क्या निकला है कि जो कुसुम और सूरजमुखी का तेल है वो जल्दी खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर नंबर आएगा तो वह किसका आएगा? वह आपके नंबर आएगा सोयाबीन का आएगा, सोयाबीन का। उसके बाद बात करें लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं तो तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, इन तीनों को लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। तो ये तीनों ही आपको केवल शॉर्ट पॉइंट्स यहां पे ध्यान रखने। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन जो आता है वो अपने सामने, इसके अंदर जो आपकी तेल, जो अपन कह रहे हैं तिलहनी फसलों से अपन तेल प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसका तेल निकालने के बाद जो बचता है उसे केक कहते हैं, खली कहते हैं। तो उसको अपन पशु आहार में भी काम में ले सकते हैं, मनुष्य आहार में भी कई चीजें काम में आती है और खाद्य के रूप में भी काम में लेते हैं। लेकिन यहां पे एक तेल निकालने के बाद एक सह उत्पाद और बनता है ऑयल इंडस्ट्री से, और जिसका नाम है लेसिथीन। यह एक सह उत्पाद माना गया है तेल इंडस्ट्री का। तेल इंडस्ट्री से एक सह उत्पाद बनता है लेसिथीन। लेसिथीन इज एन को प्रोडक्ट इन ऑयल इंडस्ट्री which is used as a emulsifier in the pharmaceutical products। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इसका उपयोग होता है। बेकरी के उत्पाद बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और अन्य भोज्य पदार्थों के अंदर भी इसका प्रयोग होता है। तो लेसिथीन नाम का जो उत्पाद है यह किसका सह उत्पाद है? तो लेसिथीन तेल इंडस्ट्री का सह उत्पाद है। यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करें सेफ्लोवर पेटल टी। आपने कभी सुना है कि जो कुसुम का जो पेटल होता है उससे चाय बनाई जाती है? तो कुसुम के पेटल की चाय, कुसुम के पेटल की चाय, पेटल यानी कि उसका पुष्प का भाग है, तो उस पंखुड़ियां हैं उसको उखाड़ के जो है चाय बनाने का लिए काम में लेते हैं। तो इसकी क्या विशेषता होती है? प्रिवेंट द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, अर्थात हृदय रोगों से बचाव होता है। हृदय रोगों से बचाव करने का काम कौन करता है? कुसुम के पेटल की जो चाय होगी वो। इसके अलावा गाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी स्त्री रोगों से, स्त्रियों को जो रोग होते हैं उन रोगों से भी बचाव करने का काम कौन करता है? वो आपका सेफ्लोवर पेटल टी करती है। इफ द कंज्यूम डेली इट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, यानी रक्त दाब को अगर इसका रोज सेवन किया जाए, प्रतिदिन सेवन करने पर रक्त दाब कम करता है। ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, बीपी शब्द आपने सुना होगा कि भाई बीपी बढ़ जाती है लोगों की, तो बीपी बढ़ जाती है तुमको क्या लेना चाहिए? सेफ्लोवर पेटल टी पीनी चाहिए। कुसुम की जो पंखुड़ियां होती है उसकी चाय बनाकर पीना चाहिए, जिससे हृदय रोग भी नहीं होंगे, स्त्रियों के रोग भी नहीं होंगे, बीपी भी कंट्रोल में रहती है। तो ये देखो कितना अच्छा जो है अपन कहेंगे अच्छा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तिलहनी फसलों के केस में। तो इसमें कौन कौन से संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? संस्थानों की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो तिलहनी फसलों के बारे में अपने देश में कौन कौन से संस्थान आए हैं? तो उसमें सबसे पहला था इंडियन सेंट्रल ऑयलसीड कमेटी। तिलहनों पर पहली कमेटी, तिलहन कमेटी भी अपन बोल सकते हैं। इसकी स्थापना अपने देश में 1947 established in 1947 to increase the oilseed production
थ्रू द कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एफर्ट्स, यानी सहभागिता से तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने देश में सबसे पहले तिलहनों पर एक कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद बात करें तो अपने देश में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड, जिसे अपन AICRP बोलते हैं, तो AICRP ऑन ऑयल सीड, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, और यह किस पे थी? तिलहनों पर थी, और इसकी शुरुआत अपने देश में 1967 से की गई थी, और जिसका भी उद्देश्य यही था कि भाई तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़े। उसके बाद अपने देश में बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च अर्थात तिलहन अनुसंधान निदेशालय, तिलहन अनुसंधान निदेशालय, तो तिलहन अनुसंधान निदेशालय की स्थापना अपने देश में कब की गई? 1977 अगस्त 1977 में, 1 अगस्त 1977 में की गई है, और इसका मुख्यालय कहां है? तो हैदराबाद में। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, 2 स्टार लाए कि तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहां स्थापित किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, जो तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर अनुसंधान करने का कार्य कर रहा है, जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो तिलहन कमेटी का निर्माण हुआ 1947 में, उसके बाद AICRP बने 1967 में, उसके बाद 1977 के अंदर क्या हुआ? हैदराबाद के अंदर तिलहन निदेशालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद तिलहन के उत्पादन को अपने देश के अंदर बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई थी, और आपको पता है तिलहनी फसलों के उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो उस क्रांति को अपन क्या कहेंगे? पीली क्रांति। कौन सी क्रांति बोलते हैं? पीली क्रांति बोलते हैं। तो तिलहनों के उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसी को अपन येलो रिवॉल्यूशन या पीली क्रांति अपन बोलते हैं, यह आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस पीली क्रांति को लाने के लिए अपने देश में अलग अलग स्कीमें चली है, अलग अलग योजनाएं अपने देश के अंदर चलाई गई है। तो उसमें सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली 1986 में अपने देश के अंदर TMO मिशन शुरुआत किया गया था, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। सबसे पहले अपने देश में कौन सी स्कीम तिलहनों के ऊपर चलाई गई है? TMO चलाई गई थी, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, और इसको लाने का श्रेय PV सेनोय को जाता है, जिनकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1986 के बाद सीधा 2004-5 के अंदर अपने देश के अंदर एक स्कीम चली थी, और जिसका नाम था आइसोपोम। और आइसोपोम की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज। इन सभी की एक समन्वित परियोजना चलाई गई थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? कि आपके तिलहन उत्पादन बढ़े। तो सबसे पहले 1986 में TMO चला, उसके बाद 2004-5 में आइसोपोम चला, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो 2014-15 के अंदर जो शुरुआत की गई है वह की गई है नमूप की। तो अभी वर्तमान में नमूप योजना चल रही है, द नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ये वर्तमान में कार्यरत है, और इस स्कीम के अंदर जो है सरकार जो है तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की ओर जोर दे रही है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और आजकल नमूप को NFSM के साथ भी जोड़ दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तिलहनों के लिए 3 मुख्य स्कीमें चली है, एक तो TMO चली है, उसके बाद उसको रिप्लेस करके आइसोपोम चलाई गई है, उसके बाद उसको रिप्लेस करके कौन सी चलाई गई है? नमूप चलाई गई है। तो ये अलग अलग स्कीमें हैं जो तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है, ये भी अपने को ध्यान रखनी है। ये स्लाइड भी आपके लिए 5 स्टार से कम नहीं है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है तिलहनी फसलों के इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बाकी अपन तिलहनी फसलों को अगली क्लासों में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए इस क्लास के अंदर अपन ने क्या जाना? अपन ने ये जाना कि भाई तिलहनी फसलें क्यों उगाते हैं, किस उद्देश्य के लिए उगाते हैं, क्या होता है उसके अंदर? तेल होता है। तो तेल में क्या ऐसी चीज होती है कि जिसकी वजह से अपन तेल की अपनी विशेषता होती है? तो अपने का वसीय अम्ल होते हैं। तो वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अपने का 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। फिर अपने कहा भाई संतृप्त कहां होता है और असंतृप्त कहां होता है? तो अपने कहा कि संतृप्त ज्यादातर कहां होते हैं? जंतुओं के अंदर, जंतुओं से मिलने वाले उत्पादों के अंदर होते हैं। और असंतृप्त कहां होते हैं? ज्यादातर जो पौधों से मिलने वाले उत्पाद होते हैं, ज्यादातर मात्रा में वहां से होते। तो वो अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने देखा कि कौन से आवश्यक कौन से हैं, इसके अलावा पूरा वर्गीकरण अपन ने देखा। उसके बाद तिलहनी फसलों के प्रकार अपन ने देखे कि भाई खरीफ में कौन सा उगा रहे हैं, रबी में कौन सा उगा रहे हैं, तीनों सीजन में कौन सा उगा रहे हैं, कौन सा खाद्य है, कौन सा अखाद्य है। उसके बाद तिलहनों का तेल निकालने के बाद, तिलहनों से तेल निकालने के बाद उसकी जो खली बचती है उसकी भी क्या विशेषता है वो बात की। उसके अलावा अपन ने कहा कि भाई तेल इंडस्ट्री के एक बाय प्रोडक्ट भी है लेसिथिन की भी अपन ने बात की। उसके बाद कौन कौन से तेल को अपन लंबे समय तक रख सकते हैं, किसके तेल को नहीं रख सकते वो भी अपन ने बात की। अपने कहा भाई कुसुम और सूरजमुखी के तेल को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ओलिक और लिनोलिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 1.6 से कम होता है। उसके बाद किसके तेल को लंबे समय तक रख सकते हैं? तिल का हो गया, सोयाबीन का, सॉरी आपके मूंगफली का हो गया, सरसों का हो गया। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उसमें अपन ने कहा भाई मूंगफली के अंदर जो है विटामिन ई या टोकोफेरोल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स
आपको ध्यान रखना कौन कौन से संस्थान इससे जो एसोसिएटेड है, कौन कौन सी स्कीम इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। एक बार आप इसको अच्छे से इस वीडियो को आप देखें, सुने और सारे नोट्स को आप पढ़ें। और अब इन आगे जो अपन अगली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, वन बाय वन अपन तिलहनी फसल लेंगे और काफी डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे सभी के बारे में। इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।